करेंगे उज्ज्वला 2 का शुभारंभ। 20 लाख महिलाओं को मिलेगा कनेक्शन। प्रदेश में 1 करोड़ 47 लाख दिए गए एलपीजी कनेक्शन। एएमयू के वाइस चांसलर के संदेश पर बवाल। कल्याण सिंह के निधन पर जताया था शोक। विरोध में यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे पोस्टर। मुजफ्फरनगर दंगे में 77 केस वापस। यूपी सरकार ने बिना कारण बताए 77 केस लिए वापस। कुल 510 मुकदमे हुए थे दर्ज। आगरा में जहरीली शराब का कहर। अब तक 8 लोगों की मौत। जिला प्रशासन आबकारी विभाग मामले को दबा रहा। लखनऊ जा रही रोडवेज डिवाइडर पर चढ़ी। हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा फोर्ट डिपो की बताई जा रही बस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। छत्तीसगढ़ सरायपाली बलौदा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र के पास खोखेपुर गांव में घेराबंदी कर एक शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 225 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 45,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल बलौदा पुलिस आरोपी के पास से शराब को बरामद कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके सुकमा जिले में महिला कमांडो की दुर्गा फाइटर फोर्स का गठन किया गया। महिला कमांडो की ओर से नक्सलवाद से निपटने के लिए सुकमा में दुर्गा फाइटर फोर्स बनाई गई। दुर्गा फाइटर फोर्स की महिला सुरक्षा कर्मियों ने भाइयों की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस दौरान कहा कि वो नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने अपने भाइयों की रक्षा करेंगी। इस दौरान सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने बताया, दुर्गा फाइटर में 32 महिला सुरक्षा कर्मी हैं। उन्हें 1 महीने के लिए कमांडो ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। वे सभी सक्रिय कर्तव्यों का पालन करेंगे। रक्षाबंधन के पावन पर्व पे आज हमारे यहाँ पे जो हमारे महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और अधिकारी लोग हैं, उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि वो लोग भी अब एक्टिव ड्यूटी, कमांडो ड्यूटी में शामिल होंगे। और इसके लिए उन सभी की तरफ से प्रस्ताव आया कि सर हम लोग को भी एक डीआरजी टीम बनवाइए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको स्वेच्छा से बोला गया कि भाई जो जो शामिल होना चाहते बताएं। तो कुल इसमें 32 हमारे महिला अधिकारी कर्मचारी इसमें दुर्गा फाइटर्स नाम से एक फोर्स स्वयं स्वेच्छा से बनाए हैं। इसका मूल उद्देश्य, जैसे डीआरजी में हमारे पुरुष जो स्टाफ हैं वो लोग लड़ते हैं, तो महिलाएं भी हमारी ये दिखाना चाहती हैं कि हम भी पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है और हम भी नक्सल उन्मूलन के लिए जो भी लगता है, जो भी सर्वस्व निछावर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ मारडूम में लड़का और लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले राजी नहीं हो रहे थे, जिसके बाद दोनों ने पुलिस थाने में जाकर सूचना दी। फिर दोनों के राजीनामा के साथ थाना मारडूम के शिव मंदिर में पूजा अर्चना विधि विधान के साथ पुलिस जवान और दोनों पक्षों के माँ बाप और आए हुए सभी साथियों ने मिलकर धूमधाम से शादी करवा दी। थाना मारडूम उप प्रभारी दिलीप कुमार ठाकुर ने कहा कि दोनों लड़का लड़की की तरफ के लोगों का मन राजी हो गया और मारडूम थाना के अंदर शिव मंदिर है, वहीं पे शादी हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर
सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के तत्वाधान में जिला पंचायत राजनांदगांव सभा कक्ष में किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों का सम्मान किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान विभिन्न किसानों को सम्मानित किया गया, जिसमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से चयनित जिले के 77 किसान, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में ऋण माफ हुआ है, धान भी अच्छा बेचा है, पैदावार अच्छा हुआ है, उन किसानों का सम्मान किया गया। पार्टी है, मैं हर जगह बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, भाजपा राष्ट्र भक्तों की पार्टी है। इसके जो नेतृत्व शीर्ष में है, उससे मैं प्रभावित हुआ हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हुआ हूँ। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह काम किया हूँ, उनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ। यहाँ के हर जनप्रतिनिधि से मैं प्रभावित हुआ हूँ, मधुसूदन यादव से प्रभावित हुआ हूँ। ये सब सारे लोग हैं जो मेरे संपर्क में थे और जिनसे मैं मिलता जुलता था, जिनके साथ दिन से रात तक जुड़ा रहता था। इन लोगों की कार्यशैली से प्रभावित होकर के ही भारत माता की सेवा करने के लिए और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए इस पार्टी में आया हूँ। कांग्रेस नेतृत्व जिस छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे ज्यादा आश्वस्त है, अब वहां भी सब कुछ अच्छा नहीं है। प्रदेश में पिछले कई महीनों से वहां के नेताओं के बीच चल रहे घमासान को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव मंगलवार को राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद सत्ता हस्तांतरण पर कुछ निर्णय निकलकर सामने आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के दौरान जो पेंच फंसा था, अब वो बड़ा रूप ले चुका है। दरअसल बघेल को मुख्यमंत्री बनाने के समय से ही वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव सरकार के 2.5 साल पूरे होने का इंतजार कर रहे थे ताकि सत्ता का हस्तांतरण हो सके। सिंहदेव सत्ता के बंटवारे के फॉर्मूले का दावा कर रहे हैं, जबकि बघेल ऐसे किसी फॉर्मूले से इनकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 90 में से 70 सीट हैं और अधिकतर विधायक बघेल से संतुष्ट हैं। बीते 17 जून को सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद से ही सीएम से नाराज विधायक नेतृत्व परिवर्तन को हवा दे रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने इस वर्ष अपना 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है और अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंगलवार को दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बघेल के साथ होने वाली बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पद के बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। और इधर राज्य में मुख्यमंत्री पद के कथित फॉर्मूले की चर्चा के बीच वरिष्ठ नेताओं के बीच तल्खी भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के कुम्हारी में नवीन महाविद्यालय का मुख्यमंत्री ने शुभ आरंभ किया। छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए अब भिलाई 3 रायपुर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की माता स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल के नाम पर होगा कुम्हारी का महाविद्यालय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर दुर्ग जिले वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात दी और इसके साथ ही यहां आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई की सुविधा भी है। इस तरह तीनों ही विषयों की कक्षाओं की उपलब्धता होने से उच्च शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था कुम्हारी में तैयार हो गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ की सेवा का अवसर हमें मिला है। हम पूरे समर्पण के साथ प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिसके बाद कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अमृता कस्तूरे ने बताया कि बीए और बीकॉम में 90 सीट और साइंस में 45 सीट रखी गई हैं। अभी 200 छात्र छात्रा आवेदन कर चुकी हैं।
छत्तीसगढ़ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ब्लॉक इकाई सारगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष मनिंदर सिंह आजाद के नेतृत्व में जनहित के मुद्दों और अन्य पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना के आधार पर उनको उनका आरक्षण और भागीदारी मिलनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर गुरु घासीदास पुष्प वाटिका से पैदल मार्च करते हुए जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण किया और जनपद पंचायत में पात्र व्यक्तियों की राशन कार्ड न बनने की समस्या को भी वहां रखा। फिर वहां से पैदल मार्च करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जनहित के सभी मुद्दों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश की सभी नदियां उफान पर हैं। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से पूरब से लेकर पश्चिम तक हाहाकार मचा है। बुंदेलखंड के कई जिलों में नदियां अपनी रौद्र रूप दिखा रही हैं। बाढ़ के कारण कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है। राहत और बचाव नाकाफी साबित हो रहा है, लेकिन यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का कहना है राज्य में कहीं भी बाढ़ की स्थिति नहीं है। बलरामपुर में राप्ती नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जल स्तर बढ़ने के साथ साथ कटान भी तेजी से शुरू हो गया है। राप्ती की कटान में से चंदापुर बांध को कई स्थानों में खतरा है। यहाँ पर राप्ती नदी तटबंध को छूने लगी है। कटान तटबंध को बचाने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। वहीं जालौन जिले के रामपुरा इलाके में सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सेना को बचाव के लिए बुलाया गया। सेना ने बाढ़ में फंसे कई गांवों को निकालकर ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। सिंध पहुंच व यमुना में के उफान के कारण घर, मकान व मवेशी सभी कुछ डूब चुके हैं और यही वजह है कि ग्रामीण जान बचाकर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं औरैया जिले में यमुना नदी के बाढ़ से 22 गांव जलमग्न हो गए। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने औरैया, इटावा समेत कई बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई दौरा कर जायजा लिया। वहीं चित्रकूट जिले में यमुना नदी और पैसवानी नदी का जलस्तर बढ़ने से 15 से अधिक गांवों का संपर्क मार्ग टूट चुका है। बाढ़ में फंसे लोगों को प्रशासन ने नाव से बाहर निकालकर ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। बताया जा रहा है कि इटावा जिले में यमुना नदी और चंबल नदी में आई बाढ़ से 45 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। वहीं उन्नाव जिले में गंगा का पानी कई गांव के खेतों में भर गया। कई इलाकों में कटान भी तेजी से हो रही है। शुक्रवार को गंगा नदी का जल स्तर 111.800 मीटर पर पहुंच गया। यह खतरे के निशान से 112 मीटर से मात्र 20 सेंटीमीटर दूर है। अखिलेश्वर तिवारी बलरामपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश्वर, सैकड़ों गांव बाढ़ के कारण जलमग्न हो गए हैं। क्या इंसान, क्या जानवर, सभी चीजें इस बाढ़ से प्रभावित हुई हैं? क्या कुछ अपडेट देंगे? जी, हम आपको बता दें कि बलरामपुर के लगभग 200 गांव राप्ती की बाढ़ से प्रभावित हैं और लगभग 125 गांव तो ऐसे हैं कि जहां पर नाव के द्वारा बाहर लोग लाए जा रहे हैं। प्रशासन ने नाव की व्यवस्था की है। इसके अलावा कुछ तटबंध बनाए गए थे। योगी सरकार आने के बाद 2018-19 में चंदापुर तटबंध बना गया था, 6 करोड़ की लागत से। वो तटबंध भी टूटने की कगार पर है इस समय। सबसे बड़ा खतरा वो तटबंध इस समय बना हुआ है चंदापुर बांध का। ये तटबंध जो है कोणरवा और करमहना के पास जो 100 मीटर दूर था राप्ती नदी, वो तटबंध के किनारे सट के बहने लगी है। और क्योंकि राप्ती का जलस्तर आज के डेट में अब घट रहा है, हालांकि अभी भी ये चेतावनी बिंदु से काफी ऊपर है, खतरे के निशान से मात्र 27 सेंटीमीटर नीचे है। लेकिन चूंकि बरसात अभी आज थमा हुआ है तो निश्चित रूप से जलस्तर घटेगा धीरे धीरे और जलस्तर घटने के साथ साथ कटान तेजी से होगा। कटान की जद में लगभग आधा दर्जन गांव बलरामपुर के हैं, जिसमें चित्तर सिंह देवा, कल्याणपुर, लाला जोत, लालपुर फगोइया और अमरहवा, ये ऐसे गांव हैं कि जो जैसे जलस्तर घटेगा तुरंत कटान चालू हो जाएगा। हालांकि प्रशासन, बाढ़खंड और सिंचाई विभाग इसको बचाने के कवायद कर रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से कटान होता है जितनी तेजी से, वो अपर्याप्त लग रहा है व्यवस्था पूरी। और बांध बचाने के लिए भी
बाढ़खंड और सिंचाई विभाग लगे हुआ है। जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी सब लगातार दौरा भी कर रहे हैं। विधायक सदर भी कई बार दौरा कर चुके, अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। पूरी व्यवस्था कराने का प्रयास चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये समय रहते नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आज अब वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, जानवरों के लिए चारा नहीं है, चारों तरफ जलभराव है। यहाँ तक कि जिला मुख्यालय के बीच में भी पानी आ चुका है। बीचों बीच बह रहे स्वाव नाला भी उफान पर है, वो भी सड़क के ऊपर पानी बह रहा है। कलेक्ट्रेट से लेकर सभी कॉलेजों में, चाहे डिग्री कॉलेज हो या कोई इंटर कॉलेज हो, सभी में पानी भरा हुआ है। कल अभी परीक्षार्थी परेशान होकर परीक्षा देने के लिए मजबूर थे। पानी के अंदर घुस के लोग परीक्षार्थी कल गए थे। पेट की परीक्षा कल हो रही थी पूरे जिले में। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाढ़ की स्थिति अभी भी एक सप्ताह बाद भी भयावह बनी हुई है। लोग बाढ़ के बीच में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य के लिए सतत प्रयासरत है, कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से चाहिए वो समय से नहीं हो पा रहा है। जी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश्वर, ये पहला साल नहीं है जब बाढ़ से इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ हो उत्तर प्रदेश का कोई गांव या वहां के लोग। हर साल ये मुसीबत आती है, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया जाता। जी बिल्कुल, यही बात है कि क्योंकि अगर ठोस कदम समय पर उठाया जाए, कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं, पैसे भी बराबर आते हैं। अब आप जैसे हमने आपको बताया कि 2019 में 6 करोड़ की लागत से चंदापुर बांध बनाया गया, लेकिन वो केवल मिट्टी का ढेर बना के ऊंचा कर दिया गया। उसमें ना बोल्डर लगाए गए, ना स्थायी व्यवस्था किया गया जिससे कि कटान न हो। ऐसे केवल जो है पैसा आता है, उसका दुरुपयोग कुल मिला के किया जाता है। उसका खामियाजा हर साल भुगतना पड़ता है। जो अस्थायी व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और उसका जिम्मेदार निश्चित रूप से प्रशासन ही माना जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कार्य योजना बननी चाहिए या तो बनाई नहीं जा रही है, और अगर बनाई जा रही है तो धन का बंडर बाट किया जा रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। उपेंद्र उन्नाव से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उपेंद्र, बाढ़ का कहर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिला है और उन्नाव भी इससे प्रभावित है, क्या कुछ अपडेट देंगे? बिल्कुल हिना, की बता दूं कि जो उन्नाव की अगर बाढ़ की स्थिति देखी जाए तो लगातार जो बढ़ता जल स्तर है कहीं ना कहीं वो संकट संकट बनता जा रहा है। उन्नाव का जो जल स्तर है वह 112.75 है, जो लगभग 0.25 पॉइंट ही नीचे है, जो खतरे की निशानी है। और उससे जिस तरीके से लगातार वर्षा भी हो रही है, इस वर्षा के कारण लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे जो बाढ़ की स्थिति है भयावह होती जा रही है। बशर्ते जिला प्रशासन ने तैयारी करते हुए जो बाढ़ से बचाव के लिए लगातार कटान वाले क्षेत्रों में बोरियां लगाकर कटान रोकने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो जलस्तर का घटता और बढ़ता क्रम है, उससे कटान भी लगातार जारी है। वहीं पास के कटरी क्षेत्रों के इलाकों में जो पानी है वो गांव में घुसना शुरू हो गया है, जिससे जिला प्रशासन ने उन गांवों को खाली करने की जो चेतावनी दे दी है। साथ ही लगातार जिला प्रशासन बाढ़ की तैयारियों में जुटा हुआ है। जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, बाढ़ क्षेत्रों में लगातार प्रशासन की तैनाती, साथ ही प्रशासन की निगरानी भी लगातार रखी जा रही है। हिना, आपको बता दूं कि जो उन्नाव का एक जो क्षेत्र है वो बांगरमऊ, सफीपुर और उन्नाव सदर होते हुए बीघापुर तहसील का पूरा क्षेत्र जो एक तरफ का है वो पूरा का पूरा गंगा का किनारा पड़ता है। जो पूरा का पूरा क्षेत्र लगभग 120 किलोमीटर जो गंगा का किनारा है उसमें बाढ़ आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार सतर्क है और प्रयासरत है। लेकिन जिस तरीके से ग्रामों में पानी घुसकर जो घटता बढ़ता जलस्तर है, जिसके कारण जो कटान हो रही है कहीं ना कहीं संकट की निशानी है, खतरे की निशानी है। लेकिन लगातार जिला प्रशासन निगरानी कर रहा है। निगरानी की एक टीम भी गठित कर दी है, जो बाढ़ की निगरानी कर उस हर एक चीज की जो पल की नजर रख रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया उपेंद्र आपका। यूपी के आगरा जिले के 2 गांवों में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। थाना डौकी इलाके के कोलारा कला और थाना ताजगंज के देवरी में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है मृतकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के बाद मामले में प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है जिला प्रशासन और आबकारी विभाग मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। प्रशासन मामले में कार्रवाई न करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। लोगों का आरोप है प्रशासन दूसरी वजह से मौतों को बता मामले की लीपापोती में जुटा है। वहीं आबकारी अधिकारी नरेश पालिया की भूमिका सवालों के घेरे में है।
आगरा में बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हमलावर उनसे रुपयों से भरा बैग लूट लिया। बदमाश तमंचे से फायर कर मौके से भाग गए। लूट की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस बदमाशों की छानबीन शुरू कर रही है। घटना थाना सिकंदरा के रुनकता क्षेत्र की है। लूट की वारदात सुधीर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ हुई। बताया गया है 3 दिन से बैंक बंद चल रही थी, जिसके कारण पेट्रोल पंप का कैश बैंक में जमा नहीं हुआ था। पेट्रोल पंप कर्मचारी मनोज और सेशवीर बाइक से कस्बा के पास भारतीय स्टेट बैंक में तकरीबन 11 लाख रुपए जमा कराने जा रहे थे। इसी दौरान रुनकता अंडरपास के नीचे पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उन पर तमंचा तान दिया और धक्का देकर बाइक से नीचे गिरा दिया। बदमाश फायर कर वहां से फरार हो गए। बदमाशों द्वारा लूट की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर पड़ताल की। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।